नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश यानी लाइट हमारे जीवन का वह आधार है जिसके बिना हम इस सुंदर दुनिया को कभी देख ही नहीं सकते। जब हम सुबह अपनी आंखें खोलते हैं तो सबसे पहले लाइट ही हमें यह एहसास दिलाती है कि नया दिन शुरू हो चुका है। दुनिया के सारे रंग, सारे आकार, सारी गतिविधियां, ये सब हमें तभी दिखाई देते हैं जब लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है। अगर लाइट न हो तो चाहे हमारी आंखें कितनी भी स्वस्थ क्यों न हो, हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। लाइट हमारे लिए सिर्फ देखने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को दिशा देने वाली शक्ति भी है। हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, चलाते हैं, चलते हैं, हर काम में लाइट हमारा साथ देती है। फोटोग्राफ लेना हो, मूवी बनानी हो या किसी ऑब्जेक्ट को दूर से पहचानना हो, लाइट हर जगह अनिवार्य है। वैज्ञानिक दुनिया में भी लाइट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से कई इन्वेंशंस और डिस्कवरीज संभव हुई। लाइट ये समझने में भी मदद करती है कि वस्तुएं कैसी दिखती हैं और क्यों दिखती हैं। कभी कभी लाइट हमें भ्रमित भी कर देती है, जैसे मिराज, जिससे विज्ञान हमें बचना सिखाता है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है, क्यों कुछ वस्तुएं खुद लाइट देती हैं और कुछ सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, कैसे मिरर हमें हमारा इमेज दिखाता है, रिफ्लेक्शन वास्तव में क्या है और यह किन नियमों के अनुसार काम करता है, क्यों स्मूथ सरफेस पर क्लियर इमेज बनती है और रफ सरफेस पर नहीं। हम ये भी देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश कई रंगों से मिलकर बना है। फिर हम जानेंगे कि हमारी आंख काम कैसे करती है और प्रकाश को कैसे पहचानती है। और अंत में हम समझेंगे कि जो लोग देख नहीं सकते, वे ब्रेल सिस्टम के माध्यम से ज्ञान की रोशनी कैसे प्राप्त करते हैं। इस प्रकार लाइट को समझना हमें विज्ञान के साथ साथ जीवन को भी गहराई से समझने में मदद करता है। वस्तुएं हमें दिखाई क्यों देती हैं? हमारे आसपास की कोई भी वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब उस वस्तु से लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है। ये लाइट दो प्रकार से आ सकती है, या तो वस्तु स्वयं लाइट दे रही हो या वह किसी अन्य स्रोत से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही हो। जो वस्तुएं खुद लाइट पैदा करती हैं, उन्हें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। जैसे सन, स्टार्स, कैंडल फ्लेम, टॉर्च और इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब अपने आप लाइट जनरेट करते हैं। इन वस्तुओं से लाइट सीधे हमारी आंखों तक आती है, इसलिए हम इन्हें तुरंत पहचान लेते हैं। अब आते हैं दूसरी श्रेणी पर, जो वस्तुएं खुद लाइट नहीं बनाती लेकिन किसी और लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमें दिखाई देती है। इन्हें इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। जैसे मून स्वयं प्रकाश नहीं देता, पर सूरज की लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह किताब, मेज, कुर्सी, पेड़, इमारतें, ये सब लाइट को रिफ्लेक्ट करके ही दिखती है। इससे हमें ये समझ में आता है कि आंखें अपने आप कुछ नहीं देख सकती। आंखों को देखने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है, यानी विजन इज इक्वल टू आइज प्लस लाइट। अगर कमरे में लाइट बंद कर दी जाए तो वही वस्तुएं अचानक गायब सी लगती हैं जिन्हें हम कुछ क्षण पहले स्पष्ट रूप से देख रहे थे। इसका कारण यही है कि बिना लाइट के कोई ऑब्जेक्ट लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। ये बात हमें ये भी सिखाती है कि हमारे आसपास का हर दृश्य प्रकाश से ही बनता है। लाइट किसी वस्तु पर गिरती है और फिर उस वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में प्रवेश करती है। हमारी आंख के पीछे स्थित रेटिना इस लाइट को पहचानकर दिमाग तक संदेश भेजती है। दिमाग उन सिग्नल्स को प्रोसेस करके हमें बताता है कि हम क्या देख रहे हैं। इसलिए लाइट न केवल देखने में मदद करती है बल्कि पहचानने और समझने में भी सहायक होती है। कभी कभी कुछ वस्तुएं बहुत कम लाइट रिफ्लेक्ट करती हैं, जैसे काला रंग, इसलिए काली वस्तुएं कम स्पष्ट दिखती हैं। जबकि सफेद वस्तुएं लगभग सारी लाइट रिफ्लेक्ट कर देती हैं, इसलिए वे बहुत चमकदार लगती हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी लाइट रिफ्लेक्ट न करे तो वो दिखाई ही नहीं देगा। कुछ पारदर्शी वस्तुएं जैसे ग्लास, वाटर, लाइट को सीधा पार होने देती हैं, इसीलिए वे हमें साफ दिखाई देती हैं। कुछ वस्तुएं प्रकाश को बिखेर देती हैं, इसलिए वे धुंधली लगती हैं। यदि लाइट हमारे बिना जाने आंखों में प्रवेश न करे तो दुनिया की सारी सुंदरियां अनदेखी रह जाएं। हमारी आंखें देखने में सक्षम तभी होती हैं जब लाइट उन्हें सक्रिय करे। इसलिए लाइट और विजन एक दूसरे के लिए अनिवार्य साथी है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट किसी सतह पर गिरती है और वापस मुड़ जाती है तो इस प्रक्रिया को रिफ्लेक्शन कहा जाता है। रिफ्लेक्शन ही वो कारण है जिसकी वजह से हम मिरर में अपना चेहरा देख पाते हैं। जब लाइट किसी स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस पर गिरती है तो वह बहुत व्यवस्थित तरीके से रिफ्लेक्ट होती है।
इसलिए मिरर्स पर क्लियर और शार्प इमेज बनती है। दूसरी ओर रफ सरफेस पर लाइट बिखर जाती है, इसलिए वहां कोई साफ इमेज नहीं बन पाती। रिफ्लेक्शन को सही से समझने के लिए हमें दो मुख्य टर्म्स सीखनी पड़ती है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे वो प्रकाश की किरण है जो किसी सतह पर गिरती है। रिफ्लेक्टेड रे वो किरण है जो सतह से टकराकर वापस लौटती है। ये दोनों रेज एक इमेजिनरी लाइन के साथ जुड़ी होती हैं, जिसे नॉर्मल कहा जाता है। नॉर्मल वो रेखा होती है जो सरफेस पर इंसिडेंट पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बनाती है। जब लाइट सरफेस से टकराती है तो उसका व्यवहार फिजिक्स के बहुत स्पष्ट नियमों के अनुसार होता है। रिफ्लेक्शन हमेशा प्रिडिक्टेबल होता है, जिसका मतलब है कि हम पहले से बता सकते हैं कि लाइट किस दिशा में वापस जाएगी। मिरर इसकी सबसे सुंदर डेमोन्स्ट्रेशन है, जहां लाइट इतनी नियमित रूप से रिफ्लेक्ट होती है कि हमारी एग्जैक्ट इमेज बन जाती है। रिफ्लेक्शन सिर्फ मिरर तक सीमित नहीं है, हमारे चारों ओर अनगिनत वस्तुएं लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। हमारी त्वचा, कपड़े, दीवारें सब लाइट रिफ्लेक्ट करके पैटर्न्स और कलर्स को विजिबल बनाते हैं। अगर रिफ्लेक्शन ना हो तो हम सिर्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ही देख पाते, बाकी सब इनविजिबल होते। रिफ्लेक्शन कई तकनीकी इन्वेंशंस में भी जरूरी है, जैसे पेरिस्कोप, टॉर्च रिफ्लेक्टर्स, रियर व्यू मिरर्स आदि। कभी कभी रिफ्लेक्शन मल्टीपल बार भी होता है, जैसे दो मिरर्स आमने सामने रखने पर इन्फिनिट इमेजेस बनती है। रिफ्लेक्शन ये भी बताता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अगर मिरर थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाए तो रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन बदल जाता है। रिफ्लेक्शन का उपयोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी होता है। खासकर टेलीस्कोप्स और माइक्रोस्कोप्स में लाइट को कंट्रोल करने के लिए मिरर्स का प्रयोग किया जाता है। रिफ्लेक्शन और आइज मिलकर ही हमारे विजन को पूर्ण बनाते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है, ये दो फर्म साइंटिफिक रूल्स के अनुसार काम करता है, जिन्हें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ये नियम बताते हैं कि लाइट की किरणें किस तरह रिफ्लेक्ट होंगी और रिफ्लेक्शन का पैटर्न कैसा बनेगा। पहला नियम कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाती है। ये सिमेट्री हमें समझाती है कि लाइट कितनी व्यवस्थित और प्रिडिक्टेबल है। इस नियम के कारण हम मिरर में अपनी आंखों की एग्जैक्ट पोजीशन भी देख पाते हैं। अगर यह नियम ना होता तो मिरर हमारा विकृत, टेढ़ा मेढ़ा और बदलता हुआ इमेज दिखाता। यह नियम हर प्रकार की रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर लागू होता है, चाहे वो प्लेन मिरर हो, मेटल सरफेस हो या पानी की शांत सतह। दूसरा नियम कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होते हैं। इसका अर्थ है कि ये तीनों एक फ्लैट सरफेस में रहते हैं और इस प्लेन से बाहर नहीं जा सकते। अगर इंसिडेंट रे एक प्लेन में आती है तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी प्लेन में रहकर वापस जाती है। ये नियम लाइट के बिहेवियर को बहुत आसान और निश्चित बनाते हैं। इन्हीं नियमों के कारण हम एंगल एडजस्ट करके परावर्तित किरणों की दिशा बदल सकते हैं। पेरिस्कोप इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, जहां लाइट दो मिरर्स से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। अगर ये दो लॉज ना होते तो ऑप्टिकल डिवाइसेस बनाना असंभव होता। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरा ऑल वर्क बिकॉज रिफ्लेक्शन इज प्रिडिक्टेबल। रिफ्लेक्शन इतना प्रिसाइज होता है कि इंजीनियर्स इसका इस्तेमाल लेजर्स को कंट्रोल करने के लिए भी करते हैं। इन लॉज का पालन रफ सरफेस पर भी होता है, लेकिन रफ सरफेस पर नॉर्मल्स अलग अलग दिशाओं में होते हैं, इसलिए रेज अलग अलग डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट होती है। इसी वजह से रफ सरफेस पर क्लियर इमेज नहीं बन पाती। प्लेन मिरर पर इमेज हमेशा वर्चुअल होती है और सेम डिस्टेंस पर बनती है। ये भी इन लॉज की वजह से होता है। जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा इमेज अपराइट और सेम साइज में दिखाई देता है। अगर मिरर टिल्ट किया जाए तो रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन तुरंत बदलता है। ये भी इन लॉज के पूरी तरह एक्यूरेट होने का प्रमाण है। अगर इंसिडेंट रे का एंगल बढ़ेगा तो रिफ्लेक्शन का एंगल भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। इन लॉज का प्रयोग आर्किटेक्ट्स भी करते हैं ताकि लाइट ध्यानपूर्वक रूम्स में आए। इनकी मदद से हम लाइट की पाथ को ट्रेस कर सकते हैं और इमेज फॉर्मेशन को समझ सकते हैं। रिफ्लेक्शन के लॉज हमें लाइट की दुनिया के साइंटिफिक ब्यूटी को महसूस कराते हैं। इन लॉज के कारण लाइट का बिहेवियर रहस्यमय नहीं बल्कि पूरी तरह समझने योग्य बन जाता है। यही कारण है कि लाइट को स्टडी करना विज्ञान का सबसे रोचक अध्याय माना जाता है। इन नियमों को याद रखने से लाइट की हर एक्टिविटी, शैडो, इमेज, मिरर सब बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ये लॉज हमारे विजन की फाउंडेशन है, जो हमें समझाते हैं कि दुनिया हमें जैसी दिखती है वैसी क्यों दिखती है। इस तरह लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट के स्टडी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बन जाते हैं।
इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर सबसे साधारण मगर सबसे महत्वपूर्ण दर्पण होता है। ये घरों, दुकानों और दैनिक जीवन में सबसे अधिक उपयोग होता है। प्लेन मिरर में बनने वाली इमेज हमेशा वर्चुअल होती है। वर्चुअल का अर्थ है कि इमेज स्क्रीन पर प्राप्त नहीं की जा सकती। इसका कारण है कि रिफ्लेक्टेड रेज वास्तव में मिलती नहीं है। वे सिर्फ ऐसा प्रतीत करती है मानो मिरर के पीछे से आ रही हो। इसलिए हमारी आंखों को इमेज मिरर के पीछे दिखती है। यह इमेज पूरी तरह इरेक्ट होती है। इरेक्ट का अर्थ है कि इमेज उल्टी नहीं होती। जितना सीधा ऑब्जेक्ट होता है, इमेज भी उतनी ही सीधी होती है। इमेज का साइज हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। इसका मतलब न बड़ा होता है न छोटा। प्लेन मिरर प्रोपोर्शन को बिल्कुल नहीं बदलता। ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर मिरर से होता है, इमेज उतनी ही दूरी पर पीछे बनती है। ये डिस्टेंस सिमेट्री प्लेन मिरर की एक विशेष खूबी है। मिरर के आगे और पीछे की दूरी हमेशा बराबर रहती है। प्लेन मिरर में लैटरल इन्वर्जन होता है। लैटरल इन्वर्जन में लेफ्ट, राइट और राइट, लेफ्ट दिखाई देता है। हमारा बायां हाथ इमेज में दायां दिखता है और दायां हाथ इमेज में बायां दिखाई देता है। यही कारण है कि एम्बुलेंस शब्द उल्टा लिखा जाता है ताकि मिरर में वो सीधे पढ़ा जा सके। प्लेन मिरर की इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट रहती है। यह इमेज ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बराबर होती है। इमेज मिरर के पीछे एग्जैक्ट सिमेट्रिकल पोजीशन में बनती है। मिरर की क्वालिटी इमेज की क्लैरिटी को प्रभावित करती है। स्मूथ मिरर ज्यादा क्लियर इमेज देता है। अगर मिरर धुंधला हो तो इमेज भी अनक्लियर हो जाती है। प्लेन मिरर इमेज को लेफ्ट राइट उल्ट कर दिखाता है, लेकिन टॉप बॉटम कभी उल्टा नहीं करता। प्लेन मिरर डेप्थ परसेप्शन भी दिखाता है, इसलिए इमेज पीछे की ओर लगती है। इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि मिरर के पीछे एक और दुनिया है। प्लेन मिरर रियल वर्ल्ड का परफेक्ट ऑपोजिट रिफ्लेक्शन दिखाता है। इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली सामने बनती है। अगर ऑब्जेक्ट मूव होता है तो इमेज भी मूव होती है, लेकिन हमेशा सेम स्पीड से मूव होती है। प्लेन मिरर हमेशा अपराइट और एक्यूरेट इमेज देता है, इसलिए इसका उपयोग ग्रूमिंग, डेकोरेशन और साइंस एक्सपेरिमेंट्स में होता है। प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन का सबसे सरल और सुंदर उदाहरण है। बच्चों, अब हम रिफ्लेक्शन की उस अद्भुत दुनिया को समझेंगे जहां प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौटता है। लेकिन ध्यान रखना, हर सतह प्रकाश को एक जैसी तरह से वापस नहीं भेजती। यही कारण है कि हमें कभी साफ सुथरी इमेजेस दिखती है और कभी कुछ भी साफ नहीं दिखता। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसे हम स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ये रिफ्लेक्शन उन सतहों पर होता है जो बहुत स्मूथ, शाइनी और पॉलिश्ड होती है, जैसे मिरर, काम वाटर सरफेस या पॉलिश्ड मेटल। ऐसी सतहों पर आने वाली सभी इंसिडेंट रेस बहुत व्यवस्थित तरीके से वापस जाती है, यानी रिफ्लेक्टेड रेस भी पैरेलल होती है। क्योंकि ये सब किरणें एक जैसी दिशा में लौटती हैं, इसलिए हमारे सामने एक क्लियर इमेज बनती है। इसीलिए जब आप आईने में देखते हैं तो आपका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई देता है। ये सरफेस का स्मूथ होना ही वो कारण है जिसकी वजह से लाइट रेज बिना बिखरे हुए लौटती है। अब दूसरी तरफ आता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जिसे इरेग्युलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ये रिफ्लेक्शन रफ या अनइवन सतहों पर होता है, जैसे पेपर, वॉल्स, वुडन टेबल्स या स्टोन सर्फेसेस। इन सतहों पर माइक्रोस्कोपिक स्तर पर छोटे छोटे उभार और गड्ढे होते हैं। लाइट जब ऐसी सतहों पर गिरती है तो वो हर बिंदु पर अलग अलग दिशा में वापस जाती है, यानी रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं रहती। इसी वजह से कोई क्लियर इमेज नहीं बनती। आप दीवार में कभी अपना चेहरा नहीं देख सकते, क्योंकि वहां लाइट रेज एक समान दिशा में लौट ही नहीं पाती। लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखना, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में भी रिफ्लेक्शन के लॉज नहीं टूटते। प्रत्येक छोटे बिंदु पर लाइट रे वही रूल फॉलो करती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस फर्क इतना होता है कि सरफेस के अनइवन होने के कारण रिफ्लेक्टेड रेज बिखरी हुई दिशा में चली जाती है। अब बच्चों, हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं जो न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि हमारे आसपास बहुत कॉमन भी है, और वह है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मतलब है कि लाइट एक बार नहीं बल्कि कई बार रिफ्लेक्ट होती है जब दो या अधिक मिरर्स का उपयोग किया जाता है। ये फिनोमेनन हमें तब दिखाई देता है जब दो मिरर्स को किसी एंगल पर सामने सामने रखा जाता है। जैसे ही आप बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, आपको एक नहीं बल्कि बहुत सारी इमेजेस दिखाई देती है। यह इसलिए होता है क्योंकि लाइट बार बार दोनों मिरर्स के बीच उछलती रहती है और हर बार एक नई इमेज बनती जाती है। यदि मिरर्स को पैरेलल रखा जाए, यानी बिल्कुल एक दूसरे के समानांतर, तब इमेजेस की संख्या लगभग इन्फिनिट लगती है। आप जितना भी देखेंगे, ऐसा लगेगा कि इमेजेस लगातार पीछे की ओर खींचती चली जा रही है।
ये दृश्य हमारे दिमाग में एक इन्फिनिटी का अनुभव पैदा करता है, जो लाइट की कई बार रिफ्लेक्शन होने के कारण होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हेयरड्रेसर्स दो मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं, एक आगे और एक पीछे, ताकि आप अपने सर के पीछे का हिस्सा भी देख सकें। यह वही मल्टीपल रिफ्लेक्शन का उपयोग है। लाइट एक मिरर से रिफ्लेक्ट होकर दूसरे मिरर तक जाती है और फिर वापस आपकी आंखों तक पहुंचती है, जिसके कारण आपको वो हिस्सा भी दिखता है जिसे नॉर्मली आप नहीं देख सकते। इसी तरह पेरिस्कोप भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। पेरिस्कोप एक लंबी ट्यूब होती है जिसके अंदर दो प्लेन मिरर्स फिक्स्ड होते हैं। सबमरीन्स, बंकर्स और आर्मी सर्वेलेंस में इसे उपयोग किया जाता है ताकि लोग बिना खुद सामने आए ऊपर या दूर की चीजें देख सकें। ये लाइट को एक मिरर से दूसरे मिरर तक भेजता है और फिर आपकी आंखों तक ले आता है, जिससे बिना खुद एक्सपोज हुए चीजें दिखाई देती हैं। अब हम बात करते हैं एक बेहद खूबसूरत और क्रिएटिव डिवाइस की, कलाइडोस्कोप। कलाइडोस्कोप एक ऐसा उपकरण है जो रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है और हमें बेहद सुंदर, सिमेट्रिकल और कलरफुल पैटर्न्स दिखाता है। इसके अंदर 3 प्लेन मिरर्स को ट्रायंगुलर शेप में रखा जाता है। इस टाइप का अरेंजमेंट लाइट को बार बार रिफ्लेक्ट करता है और हर रिफ्लेक्शन एक नया पैटर्न बनाता है। ये पैटर्न्स इतने परफेक्ट, इतने सिमेट्रिकल और इतने आर्टिस्टिक दिखते हैं कि मन मोहित हो जाता है। कलाइडोस्कोप के एक छोर पर छोटे छोटे कलर्ड ग्लास पीसेस, बीड्स या शाइनी ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं। जब आप इसे हाथ में लेते हैं और हल्का सा शेक करते हैं, तो ये टाइनी पीसेस अपनी पोजीशंस बदलते रहते हैं। मिरर्स इन बदलते हुए पीसेस को कई बार रिफ्लेक्ट करते हैं और हर बार एक नया डिजाइन बन जाता है। इसका मतलब है, हर बार आपको एक कंप्लीटली नया पैटर्न दिखाई देता है, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया होता। कलाइडोस्कोप सिर्फ बच्चों के खिलौने के रूप में ही इस्तेमाल नहीं होता। असल में ये कई डिजाइनर्स के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स है। जो लोग फैब्रिक्स, वॉलपेपर्स, आर्टिस्टिक पैटर्न्स, ज्वेलरी डिजाइन्स या डिजिटल बैकग्राउंड्स बनाते हैं, वे कलाइडोस्कोप के अंदर बनने वाले पैटर्न से नए आइडियाज लेते हैं। कलाइडोस्कोप हमें सिमेट्री, बैलेंस, प्रोपोर्शन और कलर्स का एक शानदार कॉम्बिनेशन सिखाता है। ये हमें दिखाता है कि कैसे छोटे से आकार को भी अगर सही तरीके से रिफ्लेक्ट किया जाए तो वो अनगिनत सुंदर पैटर्न्स में बदल सकता है। अब बच्चों, चलिए उस रोशनी की ओर चलते हैं जो हमें जीवन देती है, सनलाइट। आमतौर पर हमें सनलाइट सफेद दिखती है, लेकिन असल में सनलाइट सफेद नहीं होती। इसके भीतर 7 रंग छिपे होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जिन्हें हम विबग्यो कहते हैं। ये रंग शुरू से ही सूर्य की रोशनी में मौजूद होते हैं, लेकिन हमारी आंखें इन्हें एक साथ देखकर इसे सफेद लाइट समझ लेती है। जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से गुजरती है, तो यह मुड़कर अलग अलग रंगों में बन जाती है। इसे हम डिस्पर्शन कहते हैं। प्रिज्म का त्रिकोणीय आकार लाइट को ऐसी दिशा में मोड़ता है कि हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी कलर्स अलग अलग रास्तों से जाने लगते हैं। वायलेट सबसे ज्यादा मुड़ता है और रेड सबसे कम। इसी वजह से हमें 7 रंग अलग अलग दिखाई देते हैं। नेचर में डिस्पर्शन का सबसे सुंदर उदाहरण है रेनबो। बारिश के बाद हवा में मौजूद पानी की बूंदें प्रिज्म की तरह काम करती है। जब सनलाइट उन बूंदों से गुजरती है, तो वह रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट होकर 7 रंगों में बदल जाती है और आसमान में एक खूबसूरत धनुष बनाती है। रेनबो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि लाखों पानी की बूंदें एक साथ टाइनी प्रिज्म्स की तरह काम कर रही होती है। हम कह सकते हैं कि सनलाइट जीवन की तरह है, बाहर से एक जैसा दिखता हुआ, लेकिन अंदर 7 खूबसूरत रंगों से भरा हुआ। ये हमें सिखाता है कि हर चमकदार चीज के भीतर कई छिपे हुए हिस्से होते हैं, जिन्हें समझने के लिए लाइट को अलग अलग दिशाओं में मोड़ना पड़ता है। बच्चों, मानव आंख एक ऐसा अद्भुत प्राकृतिक कैमरा है जो बिना किसी बैटरी, बिना किसी वायर और बिना किसी मैनुअल एडजस्टमेंट के हर सेकंड हजारों विजुअल सीन्स को कैप्चर कर लेती है। हमारी आंखें सिर्फ देखने का साधन नहीं, बल्कि हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहले आंख का बाहरी भाग होता है कॉर्निया। यह एक ट्रांसपेरेंट और कर्व परत होती है जो लाइट को सबसे पहले अपने अंदर प्रवेश करने देती है। जैसे ही लाइट कॉर्निया से गुजरती है, वहीं से रिफ्रैक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी लाइट मुड़कर अंदर की ओर जाने लगती है। ये बिल्कुल कैमरा लेंस की तरह पहला बेंडिंग पॉइंट होता है। इसके बाद आती है आइरिस, जो आंख का कलर्ड हिस्सा होता है। किसी की आंखें भूरी होती है, किसी की काली, किसी की नीली, ये सब आइरिस का ही रंग है। आइरिस का काम केवल सुंदर लगना नहीं है, बल्कि यह प्यूपल का गेटकीपर है। ये प्यूपल के साइज को कंट्रोल करती है ताकि अंदर आने वाली लाइट की मात्रा ठीक रहे।
आइरिस के बीच में होता है प्यूपल, जो एक छोटा सा डार्क ओपनिंग है। ये ओपनिंग ही तय करती है कि आंख में कितनी रोशनी जाएगी। डिम लाइट में प्यूपल बड़ा हो जाता है ताकि ज्यादा लाइट अंदर जा सके, और ब्राइट लाइट में प्यूपल छोटा हो जाता है ताकि लाइट कम प्रवेश करे और आंख सुरक्षित रहे। इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण ऑप्टिकल पार्ट, लेंस। ह्यूमन आई का लेंस फ्लेक्सिबल होता है और इसे कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। ये लेंस अपना शेप बदल सकता है, जिसे हम अकोमोडेशन कहते हैं। पास की वस्तुओं को देखने के लिए लेंस मोटा हो जाता है और दूर की चीजों को देखने के लिए ये पतला हो जाता है। इसका कार्य इनकमिंग लाइट रेज को बेंड करके ठीक जगह पर फोकस करना है ताकि इमेज साफ बन सके। अब लेंस लाइट को भेजता है रेटिना पर, जो आंख की बैक सरफेस होती है। रेटिना ये काम करती है जो कैमरा का सेंसर करता है। यह इनकमिंग लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देती है। रेटिना पर दो तरह की लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स डिम लाइट में काम करते हैं। इन्हीं की वजह से हम रात में या कम लाइट में ऑब्जेक्ट्स की शेप्स पहचान पाते हैं। दूसरी तरफ कोन्स ब्राइट लाइट में काम करते हैं और कलर्स डिटेक्ट करते हैं। कोन्स ही हमें दुनिया की खूबसूरत रंगीन तस्वीरें देखने की क्षमता देते हैं। लेकिन रेटिना का एक छोटा हिस्सा ऐसा भी है जहां रॉड्स और कोन्स दोनों नहीं होते। इसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ इमेज डिटेक्ट नहीं होती क्योंकि यही वो जगह है जहां से ऑप्टिक नर्व शुरू होती है। ऑप्टिक नर्व का काम रेटिना से बने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को सीधे ब्रेन तक पहुंचाना है। हमारा ब्रेन ही वो जगह है जहां असली देखने की प्रक्रिया होती है। आई केवल लाइट कैप्चर करती है, लेकिन ब्रेन ही उसे समझता और इंटरप्रेट करता है। अब एक और रोचक बात, परसिस्टेंस ऑफ विजन। हमारी रेटिना किसी इमेज को लगभग 1/16 ऑफ अ सेकंड तक होल्ड करके रखती है। इसका मतलब है अगर इमेजेस तेजी से बदलती रहें तो हमें वे एक कंटिन्यूअस मोशन की तरह दिखाई देती है। यही कारण है कि हम मूवीज स्मूथ तरीके से देख पाते हैं। हर फ्रेम अलग होता है, लेकिन हमारी आंखें और ब्रेन उसे एक चलता हुआ दृश्य बना देते हैं। ह्यूमन आई की यह क्षमता हमारी विजुअल दुनिया को अद्भुत बनाती है। अब बच्चों, जब आंखें इतनी अद्भुत और इतनी कीमती है तो उनका ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी आईज ही हमें दुनिया की सुंदरता साफ साफ दिखाती है। सबसे पहले ये याद रखें कि डिम लाइट या एक्सेसिवली ब्राइट लाइट में पड़ना हमारी आंखों पर दबाव डालता है। कम रोशनी में आईज को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे हेडेक, इरिटेशन और ब्लर्ड विजन जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। इसी तरह बहुत ब्राइट लाइट भी आईज को नुकसान पहुंचा सकती है। कभी भी सीधे सूर्य की ओर नहीं देखना चाहिए। सनलाइट में हार्मफुल यूवी रेज होती हैं जो रेटिना को परमानेंट डैमेज कर सकती है। पावरफुल लैंप्स की ओर देखना भी खतरनाक होता है। पढ़ने का सही डिस्टेंस लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। इससे कम डिस्टेंस पर देखने से आंखों पर स्ट्रेन बढ़ता है और विजन कमजोर हो सकता है। अगर आंखों में डस्ट चली जाए तो उसे जोर से रगड़ना नहीं चाहिए। सिर्फ साफ पानी से जेंटली वॉश करना चाहिए। हमारी आंखों की सेहत काफी हद तक हमारे भोजन पर भी निर्भर करती है। विटामिन रिच भोजन, विशेष रूप से विटामिन ए आईज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रॉड्स और कोन्स को हेल्दी रखता है। कैरेट्स, स्पिनाच, ब्रोकली, पपाया, मैंगो, मिल्क और एग्स आंखों की सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। अगर डॉक्टर ने स्पेक्टिकल्स पहनने को कहा है तो उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। गलत या गायब ग्लासेस पहनने से आंखों पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। समय समय पर आईज की चेकअप करानी चाहिए ताकि किसी भी समस्या को शुरुआती अवस्था में पहचाना जा सके। हेल्दी आईज हमारे पूरे जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाती है, इसलिए इन्हें केयर, प्रोटेक्शन और रेगुलर अटेंशन देना बहुत आवश्यक है। बच्चों, हमारी दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी विजन कम होती है या बिल्कुल नहीं होती। ये स्थिति जन्म से, किसी डिजीज, एक्सीडेंट या एजिंग के कारण भी हो सकती है। लेकिन सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि विजन कम होने का मतलब जीवन में कमी नहीं है। ऐसे लोग अपनी बाकी सेंसर्स जैसे हियरिंग, टच, स्मेल और मेमोरी को इतना मजबूत बना लेते हैं कि वे दुनिया को एक बिल्कुल नए तरीके से समझते हैं। उनकी सुनने की क्षमता सामान्य व्यक्तियों से तेज हो जाती है। उनका स्पर्श महसूस करने का तरीका बेहद संवेदनशील बन जाता है और उनकी मेमोरी भी बहुत शार्प हो जाती है। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स किसी भी काम को करने के लिए कई तरह की मदद लेने वाले उपकरण, जिन्हें एड्स कहते हैं, का उपयोग करते हैं। इनमें से सबसे पहले आते हैं टैक्टाइल एड्स यानी टच बेस्ड डिवाइसेस। इसमें ब्रेल स्लेट, स्टाइलस और रेस्ड डॉट्स वाली शीट्स शामिल होती हैं जिन्हें उंगलियों से छूकर पढ़ा जा सकता है।
इसके बाद आते हैं ऑडिटरी एड्स, जिनमें टॉकिंग बुक्स, वॉइस रिकॉर्डर्स, ऑडियो लाइब्रेरीज और मोबाइल ऑडियो एप्लीकेशंस शामिल है। ये एड्स उनकी पढ़ाई, पढ़ने, सुनने और इन्फॉर्मेशन समझने को बहुत आसान बनाते हैं। एक और महत्वपूर्ण सहायता होती है इलेक्ट्रॉनिक एड्स। इनमें टॉकिंग कैलकुलेटर्स, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, मोबाइल स्क्रीन रीडर्स और स्मार्ट डिवाइसेस शामिल होते हैं, जो लिखे हुए शब्दों को आवाज में बदल देते हैं। इससे विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट और कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आसानी से उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऑप्टिकल एड्स का उपयोग करते हैं, जैसे मैग्नीफाइंग लेंसेज या स्पेशल स्पेक्टिकल्स, जो थोड़ा विजन बढ़ाने में मदद करते हैं। इन सब एड्स ने उनके जीवन को आसान बनाया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है उनका आत्मविश्वास, उनका साहस और सीखने की उनकी इच्छा। ये हमें सिखाता है कि यदि मन में दृढ़ निश्चय हो तो किसी भी फिजिकल लिमिटेशन के बावजूद व्यक्ति दुनिया को नए तरीके से समझ सकता है और आगे बढ़ सकता है। अब हम एक ऐसे अद्भुत और विश्व प्रसिद्ध सिस्टम की बात करेंगे जिसने लाखों विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की जिंदगी बदल दी, ब्रेल सिस्टम। ये सिस्टम पढ़ने और लिखने का एक स्पेशल तरीका है जिसे फ्रेंच वैज्ञानिक लुई ब्रेल ने बनाया था। ये सिस्टम स्पर्श पर आधारित है, यानी इसे पढ़ने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ फिंगरटिप्स पर्याप्त होती है। ब्रेल सिस्टम का सबसे खास हिस्सा है इसका 6 डॉट सेल स्ट्रक्चर। हर ब्रेल सेल 6 रेज डॉट से मिलकर बनता है, जिनकी अरेंजमेंट 2 कॉलम्स और 3 रोज में होती है। इन 6 डॉट्स की अलग अलग कॉम्बिनेशन से 63 यूनिक पैटर्न्स बनते हैं। हर पैटर्न एक लेटर, नंबर, पंक्चुएशन मार्क या कभी कभी किसी कॉमन वर्ड को भी दर्शाता है। ये सिस्टम बिल्कुल वैसा ही है जैसे साइटेड लोग अल्फाबेट्स का उपयोग करते हैं, बस यहाँ अल्फाबेट्स दिखाई नहीं देते बल्कि महसूस किए जाते हैं। फिंगर्स इन डॉट्स को छूकर उनके पैटर्न को पहचानती है और दिमाग उस पैटर्न को मीनिंग में बदल देता है। ब्रेल केवल पढ़ने का तरीका नहीं बल्कि लिखने का तरीका भी है। इसे लिखने के लिए स्टाइलस, ब्रेल स्लेट, ब्रेल राइटर या मॉडर्न ब्रेल प्रिंटर्स का उपयोग किया जाता है। इसलिए विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति किसी भी सामग्री, नोट्स, बुक्स, इंस्ट्रक्शंस, लेबल्स या डॉक्यूमेंट्स को स्वयं लिख और पढ़ सकते हैं। ये सिस्टम उन्हें इंडिपेंडेंस देता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है और नॉलेज तक पहुंचने का अधिकार देता है। ब्रेल सिस्टम ने लाखों लोगों को शिक्षा प्राप्त करने, अपनी भावनाएं व्यक्त करने और समाज में एक्टिव रूप से भाग लेने की क्षमता दी है। ये सिस्टम हमें सिखाता है कि ज्ञान केवल आंखों से नहीं बल्कि समझ, धैर्य और इच्छा शक्ति से प्राप्त होता है। ब्रेल मानव इतिहास की सबसे महान इन्वेंशंस में से एक है, जिसने विजुअल इम्पेयरमेंट को लर्निंग की राह में बाधा बनने से रोक दिया। अंत में बच्चों, ये पूरा अध्याय हमें रोशनी की दुनिया से जोड़ता है, एक ऐसी दुनिया जो हमारी आंखों के लिए जीवन है। लाइट हमें देखने की शक्ति देती है, ऑब्जेक्ट्स को पहचानने की क्षमता देती है और दुनिया को रंगों से भर देती है। लाइट के नियम हमें समझाते हैं कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन जैसे फिनोमिना कैसे काम करते हैं। मिरर्स कैसे इमेजेस बनाते हैं, ऑप्टिकल डिवाइसेस कैसे हमारी विजन को सपोर्ट करते हैं और ह्यूमन आई कैसे एक परफेक्ट नेचुरल कैमरा की तरह काम करती है, ये सब इस अध्याय की सीख है। साथ ही हमने ये भी समझा कि आंखों की केयर क्यों जरूरी है। अच्छी विजन हमारे जीवन की क्वालिटी को बढ़ाती है और इसलिए सही डिस्टेंस पर पढ़ना, प्रॉपर लाइट का उपयोग करना, विटामिन रिच भोजन लेना और रेगुलर चेकअप करवाना हमारी जिम्मेदारी है। इस अध्याय की एक और खूबसूरत सीख है ब्रेल सिस्टम। ये हमें बताता है कि ज्ञान किसी एक इंद्रिय पर निर्भर नहीं होता। विजन एक अनमोल शक्ति है, लेकिन जिनके पास ये शक्ति नहीं है वे भी ब्रेल, टेक्नोलॉजी और अपने साहस की मदद से दुनिया को उतनी ही गहराई से समझ सकते हैं। लाइट हमें साइंस सिखाती है, लेकिन ब्रेल हमें मानवता। लाइट हमें फिजिक्स समझाती है, पर ब्रेल हमें सेंसिटिविटी और एम्पैथी सिखाती है। इस अध्याय के अंत में हम ये समझते हैं कि देखने की शक्ति केवल आंखों में नहीं होती, देखने की शक्ति मन में, सोच में और समझ में होती है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।